गेट। चलिए हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे थे, अब कंट्रोल सिस्टम में आगे डिस्कस करते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक रूल्स हैं इसके, तो हम वो रूल्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे हम लोग ब्लॉक डायग्राम को सोल्व करने के यहाँ पर। तो रूल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 जो होगा वो होगा कि जो रूल नंबर 1 है वो है इफ blocks are connected in series then तब क्या करेंगे, ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड होंगे। डिस्कस करते हैं। ये G1 हो गया, इस ब्लॉक का गेन G2 हो गया, ये ब्लॉक G3 हो गया। तो ये जब ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज का मतलब क्या कि इसको कोई इनपुट दिया और इसने कोई आउटपुट दिया, तो ये आउटपुट जो 1 का है वो इनपुट बनेगा 2 के लिए। आउटपुट 1 का इनपुट बनेगा 2 के लिए, फिर आउटपुट 2 का जो होगा वो इनपुट बनेगा 1 3 के लिए, और लास्ट में फाइनल आउटपुट। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हमने यहाँ 3 ही लिए हैं, तो बहुत सारे ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इसको हम लोग इन सारे ब्लॉक को डिफरेंट अलग अलग रिप्रेजेंट करने की बजाय हम लोग एक सिंगल ब्लॉक के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस ब्लॉक में जो गेन आएगा वो होगा इन तीनों के गेन का मल्टीप्लिकेशन, और जो इनपुट और आउटपुट जो होगा वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल गेन ऑफ द ओवरऑल इंडिविजुअल गेन ऑफ एवरी ब्लॉक। तो तीनों ब्लॉक के गेन्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा ओवरऑल गेन। ये दोनों सर्किट में इनपुट देने पे आउटपुट सेम आएगा, चाहे ब्लॉक को सिंगल सिंगल कनेक्टेड हो या ओवरऑल गेन निकाल के हमने कनेक्ट किया है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट रूल क्या होगा। नेक्स्ट रूल जो होगा वो है कि ब्लॉक्स को यदि हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। इफ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड होगा, रूल नंबर 2 हो गया। तो इफ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन क्या होगा, ब्लॉक्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं पहले। G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया। इफ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if blocks are connected in parallel, ब्लॉक्स पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे कि इनके इनपुट और आउटपुट दोनों पॉइंट, हर ब्लॉक का इनपुट पॉइंट एंड आउटपुट पॉइंट सेम होगा, तब इन ब्लॉक्स को कहेंगे हम लोग कि ये ब्लॉक जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब अगर इस तरीके से ब्लॉक पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो ओवरऑल गेन जो रिप्रेजेंट करेंगे हम इसका, वो रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल ब्लॉक के अंदर, और वो होगा G1 प्लस G2 प्लस G3 समेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन ऑफ द all individual blocks, summation of individual gain of all individual block। तो इस सिस्टम के अंदर इनपुट देने से जो आउटपुट मिलेगा वही इनपुट इस सिस्टम के अंदर देने पे आउटपुट भी सेम मिलेगा। तो रूल नंबर 2 कहता है कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन वी कैन add all individual gain of blocks, then the overall gain we can find। तो हम ओवरऑल गेन को इससे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 जो है वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। रूल नंबर
रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि इफ, रूल नंबर 3 कहता है इफ टू समिंग पॉइंट are exist in side by side, then we can interchange their respective इनपुट्स। कहता है, क्या कहता है कि जब दो पॉइंट साइड बाय साइड एक दूसरे के एग्जिस्ट करते हैं, साइड बाय साइड एक दूसरे के, एक जैसे डिस्कस कर लेते हैं, ये समिंग पॉइंट एंड ये समिंग पॉइंट साइड बाय साइड, दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड है, तो इन दोनों समिंग पॉइंट के इनपुट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो इनसे आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक इनपुट हो गया, इसमें इनपुट x है, x1 है, सॉरी x1 हो गया, x2 हो गया एंड x3 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। अब इन समिंग पॉइंट के हम इन दोनों इनपुट को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये इनपुट और इस इनपुट को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि जब दो समिंग पॉइंट साइड बाय साइड एग्जिस्ट हो, मतलब कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट हो, तो हम इन दोनों समिंग पॉइंट के इनपुट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एक बार इंटरचेंज करके पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, और ये ऐड हो जाएगा x3 के साथ, तो ये आउटपुट आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 प्लस x2 इस समिंग पॉइंट का, उसके बाद ये इनपुट बन गया नेक्स्ट समिंग पॉइंट के लिए, और x3 अगेन इनपुट है, तो वो दोनों तीनों इनपुट ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इंटरचेंज करने के बाद। इंटरचेंज करते हैं, प्लस x1 इनपुट इसके लिए प्लस नेक्स्ट समिंग पॉइंट, देन रेस्पेक्टिव इनपुट को इंटरचेंज करेंगे, x2 को उसके पास ले जाएंगे, x3 को इसके पास लाएंगे, तो ये x3 इधर आ गया और x2 यहाँ चला गया। अब देखते हैं कि कोई आउटपुट में चेंजेस हुआ है या नहीं, तो आउटपुट में चेंजेस हुआ है नहीं, चेक करते हैं। यहाँ जो आउटपुट आएगा वो आएगा x1 प्लस x3, और यहाँ जो आउटपुट आएगा वो आएगा x1 प्लस x3 प्लस x2। तो हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि आउटपुट जो फर्स्ट सर्किट का आया है x1 प्लस x2 प्लस x3, और आउटपुट जो सेकंड सर्किट का आया है x1 प्लस x2 प्लस x3, इनमें चेंजेस नहीं हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूल नंबर 3 हमने सेटिस्फाई करवाया है कि जब दो समिंग पॉइंट एडिसेंट हो तो हम लोग उनके रेस्पेक्टिव इनपुट को चेंज कर सकते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है। आप नोट कर लो इसको, उसके बाद रूल नंबर 4 डिस्कस करते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 क्या कहता है। तो रूल नंबर 4 की बात की जाए तो रूल नंबर 4 कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि रूल नंबर 4, इफ any input, if input is common between two summing point, then we can break it input into two different paths,
ये कहता है कि यदि कोई कॉमन इनपुट हो दो समिंग पॉइंट के बीच में, कॉमन इनपुट पाथ हो दो समिंग पॉइंट के बीच में, तो हम इस इनपुट पाथ को इस इनपुट को दो डिफरेंट इनपुट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये कोई समिंग पॉइंट है, उसके बाद ये भी कोई समिंग पॉइंट है, जिस पे कॉमन पाथ मीन्स ये वाला, इसको कोई इनपुट दे रहे हैं अपन यहाँ से x, ये समिंग पॉइंट, ये समिंग पॉइंट, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा इनपुट आएगा x1, ये इनपुट x2। अब इस समिंग पॉइंट के बीच में, इन दोनों समिंग पॉइंट के बीच में एक कॉमन इनपुट पाथ है जो कि ये है। तो रूल कहता है कि इस कॉमन पाथ को हम दो इनपुट पाथ में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दो ब्रेक करने पे आउटपुट चेंज होगा कि नहीं। तो पहले इसका आउटपुट डिस्कस करते हैं। यहाँ x1 x2 इधर आएगा तो x1 प्लस x2 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ x2 जाएगा तो केवल x2 ही इनपुट है तो आउटपुट भी x2 होगा। अब डिस्कस करते हैं रूल से चेंज करके। ये हो गया, ये दो समिंग पॉइंट हो गए, प्लस लगाया, कॉमन पार्ट डिस्कस किया, प्लस लगाया, पाथ को ब्रेक कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया, यहाँ पे x1 हो गया, यहाँ पे x2 हो जाएगा और यहाँ पे x2 हो जाएगा। हमने इस पाथ को ब्रेक कर दिया है। इस पाथ को ब्रेक करने का मतलब एक इंडिविजुअल इनपुट इसको प्रोवाइड किया है, एक इंडिविजुअल इनपुट इसको प्रोवाइड किया है। रूल नंबर 4 पे कहना है। तो अब यहाँ जो आउटपुट आएगा वो डिस्कस करते हैं। इसका जो आउटपुट आएगा वो x2 ही रहेगा और इसका जो आउटपुट आएगा x1 प्लस x2 होगा। तो दोनों के आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आए, दोनों के आउटपुट में चेंजेस नहीं आए हैं कि इधर भी x1 है, इधर भी x2 है, इधर भी x2 है, इधर भी x2 है। तो दोनों के आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि रूल नंबर 4 भी हम लोग अप्लाई करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट बात की जाए तो हम लोग पढ़ेंगे कि अगला रूल जो पढ़ेंगे हम लोग वो होगा रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। इफ 3 input summing point is present in block diagram, then we break it into two input summing point। दो इनपुट समिंग पॉइंट में चेंज करेंगे। यदि 3 प्रेजेंट हो, 4 प्रेजेंट हो तो क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक चीज डिस्कस करते हैं कि वो होगा कि द क्लोज लूप फॉर्मूला is valid only two input summing point। क्लोज लूप फॉर्मूला जो है अपने पास वो केवल 2 इनपुट समिंग पॉइंट के लिए ही अवेलेबल है। क्लोज लूप फॉर्मूला क्या है वो डिस्कस करते हैं। क्लोज लूप फॉर्मूला कुछ नहीं, मैंने पहले भी बताया था आपको फीडबैक वाले में, और अभी बता देता हूँ कि ये समिंग पॉइंट होता है यहाँ पे, उसके बाद ये इनपुट होता है, रेफरेंस इनपुट होता है, ये रेफरेंस इनपुट, उसके बाद ये फीडबैक होती है, यहाँ फीडबैक गेन होता है, यहाँ पर एक टेक ऑफ पॉइंट होगा और ये जी होगा। तो ये जो क्लोज लूप फॉर्मूला जो है ये वैलिड है ओनली 2 इनपुट समिंग पॉइंट के लिए। 2 इनपुट मीन्स एक रेफरेंस इनपुट और एक फीडबैक इनपुट। तो इन दोनों इनपुट्स के लिए यहाँ तीसरा इनपुट कहीं से भी नहीं आ सकता। अगर तीसरा इनपुट आ गया तो हम लोग इसको इनवैलिड बनाएंगे।
तो हम इसको सोल्व करने पे जो फाइंड करते थे वो होता था आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, जो आता था वो होगा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। 1 प्लस जी एच की पहचान है नेगेटिव फीडबैक की। कौन सी फीडबैक है यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, 1 प्लस जी एच जहाँ नीचे आएगा वो नेगेटिव फीडबैक होगी, क्योंकि ये गेन को कम करेगी, बैंडविड्थ को बढ़ाएगी। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि 3 इनपुट समिंग पॉइंट को 2 इनपुट समिंग पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3 इनपुट समिंग पॉइंट बनाते हैं कि 3 इनपुट समिंग पॉइंट जो होगा वो ये से होगा, ये इनपुट्स है x1 x2 एंड x3। अब यहाँ जो आउटपुट आएगा वो x1 x2 x3 आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा, लेकिन हम लोग इसको क्लोज लूप फॉर्मूले में अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोग 2 इनपुट समिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो ये जो है इसको हम लोग 2 इनपुट समिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये x3 x1 एंड x2, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा, दोनों के आउटपुट सेम आएंगे, लेकिन क्लोज लूप फॉर्मूला जहां पे लगाएंगे और कहीं 3 इनपुट समिंग पॉइंट आ गया तो हम लोग वहां पर क्लोज लूप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो हम लोग उसकी हमारी सुविधा के लिए हम लोग इसको 2 इनपुट समिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के। उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज जो डिस्कस करूंगा इसमें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले इससे कुछ मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक कैसे पहचानोगे आप लोग, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे हम टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हाउ टू डिटरमाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। तो डिस्कस करते हैं हाउ टू डिटरमाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू डिटरमाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक को आप डिटरमाइन कैसे करोगे? सबसे पहले हम कुछ फीडबैक डायग्राम बनाता हूं मैं। थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आई आज, क्योंकि यहाँ पास में कुछ चल रहा है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा इनको बना लूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एक बार ये क्या डायग्राम बन जाए पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट करने वाले, तो फिर हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली स्पेस थोड़ा चाहिए मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे ब्लॉक बना रहा हूँ। है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलिए बन गए, डिस्कस करते हैं फिर क्या होगा। एक बार हम लोग इन सबके आउटपुट लिख लेते हैं कि इनपुट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे x ऑफ s और आउटपुट होगा y ऑफ s। इनपुट होगा x ऑफ s, आउटपुट होगा y ऑफ s। इनपुट होगा x ऑफ s और आउटपुट होगा y ऑफ s। इनपुट होगा x ऑफ s, आउटपुट होगा y ऑफ s। सबके लिए इनपुट आउटपुट लिखिए। अब देखिए x ऑफ s डिवाइडेड बाय y ऑफ s क्या होगा यहाँ पे, y ऑफ s डिवाइडेड बाय x ऑफ s जो होगा यहाँ पर वो होगा g डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा y ऑफ s डिवाइडेड बाय x ऑफ s क्या होगा माइनस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। ये सारी चीज तो ऊपर वाले जैसी सेम है। यहाँ माइनस आ रहा है तो इनपुट नेगेटिव साइड के साथ आ रहा है, तो इनपुट में
नेगेटिव होगा। अब वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी एच। वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू माइनस जी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी एच। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस आ रहा है। क्या ये नेगेटिव होगी, क्या ये पॉजिटिव होगी, क्या ये पॉजिटिव, इन दोनों में तो समझ आता है। इन दोनों में तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 1 प्लस जी एच वाली टर्म है, ये तो बेसिक जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग वही है, तो इसको कह सकते हैं कि तो नेगेटिव होगी। ये भी बेसिक है नेगेटिव पॉजिटिव वाली, तो इसको कह देंगे कि पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी। अब इन दोनों में कंफ्यूजन, इन दोनों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों को फोकस करना है नीचे वाली टर्म पे। यहाँ 1 प्लस जी एच आ रहा है, यहाँ 1 माइनस जी एच आ रहा है। ऊपर इनपुट की इस माइनस साइन का तो मतलब यही है कि जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फेस है वो चेंज हो गया, 180 डिग्री चेंज हुआ है। इसका मतलब कुछ नहीं है, और इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फेस चेंज हुआ है वो इस साइन ने जो फेस चेंज किया है वो है। इनपुट अप्लाई ही 180 फेस पे हो रहा है यहाँ पे, तो आउटपुट 180 फेस पे आएगा, क्योंकि इनपुट जब सेम फेज में अप्लाई होगा तो प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पे होगा कि इनपुट 180 फेज के साथ वेरी हो रहा है आउटपुट से, तो आउटपुट और इनपुट के बीच का जो फेज चेंज होगा वो 180 जो रिप्रेजेंट करेगा वो ये माइनस रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको लिख लेंगे हम लोग फेज बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट जो होगा 180 डिग्री। ये माइनस 180 डिग्री फेस इनपुट और आउटपुट के बीच के फेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें ये तो समझ में आ गया, इस माइनस का तो रोला खत्म हो गया। अब बात करते हैं जी डिवाइडेड 1 प्लस जी एच, जी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी एच। तो ये तो बेसिक है। अब क्या है, अब तो अपन देख सकते हैं कि 1 प्लस जी एच आ रहा है, नेगेटिव होगी ओब्वियसली, 1 माइनस जी एच आ रहा है ओब्वियसली पॉजिटिव होगी। और यहाँ भी पता लग ही रहा है, यहाँ से तो वैसे देख के बता ना बहुत सारी चीजें, वैसे मतलब जो बात की जाए तो ये एकदम सही नहीं है कि यहाँ देख लो आपकी पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप बताओगे पॉजिटिव नेगेटिव। एक्चुअली बताने का तरीका यहीं से है, 1 प्लस जी एच 1 माइनस जी एच से, लेकिन 99% केसेस में यहाँ से देख के हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये होगी, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि ये राइट नहीं है। तो यहाँ पे 1 प्लस जी एच आ रहा है, तो ये गेन कम होगा, और गेन कम होगा इट मींस नेगेटिव फीडबैक आएगी। और 1 माइनस जी एच आ रहा है, और 1 माइनस जी एच से गेन बढ़ेगा, इट मींस पॉजिटिव फीडबैक होगी। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे, यहाँ पे एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, वो होगा हमारा कि कैसे ओपन लूप और क्लोज लूप के बीच में कंपैरिजन करेंगे हम लोग। तो कंपैरिजन बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, हेडिंग डालेंगे ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो हम लोग एक बार मैं ब्लॉक डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पर एच हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट एक्स ऑफ एस होगा, आउटपुट वाई ऑफ एस होगा। पूरी कंट्रोल सिस्टम में इनपुट आउटपुट यही रिप्रेजेंट करेंगे हम इनपुट आउटपुट को इसी से, इनपुट एक्स ऑफ एस आउटपुट वाई ऑफ एस। कुछ बुक्स जो होगी वो कुछ अलग लेते हैं, कुछ बुक्स वाले अलग लेते हैं, लेकिन हम यही नोटेशन यूज करें, इनपुट एक्स ऑफ एस आउटपुट वाई ऑफ एस। अब बात करते हैं ये आउटपुट वाई ऑफ एस, ये हो गया वाई ऑफ एस एंड एक्स ऑफ एस।
अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा सिस्टम ओपन लूप है, कौन सा सिस्टम क्लोज लूप है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिखता है ये सिस्टम, इनपुट से आउटपुट जा रहा है, आउटपुट से इनपुट आ रहा है। इट मीन्स आउटपुट से इनपुट में कुछ ना कुछ फीडबैक आ रही है, और फीडबैक आ रही है और लूप क्लोज है, मतलब कि ये तो क्लोज लूप हो गया। क्लोज लूप हो गया। एक्सेस डिवाइस डिवाइडेड बाई एक्सेस जो आएगा वो आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी सेम चीज है। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लगा दो, चलो। तो इसमें भी बात करें तो इसमें भी वाई एच डिवाइडेड बाई एक्सेस जो आएगा वो आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी एच। पॉजिटिव फीडबैक है तो 1 माइनस जी एच आ गया। अब बात करते हैं इस वाले की। इस वाले में बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो फीडबैक पूरी प्रोवाइड नहीं हो रही है, और ये जो है ये यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, और कनेक्ट नहीं हो रहा है इट मीन्स फीडबैक नहीं है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये क्लोज लूप जैसा है, लेकिन यहाँ पर ये एज कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर जो फीडबैक प्रोवाइड नहीं है इट मीन्स ये कह सकते हैं हम लोग कि ये जो सिस्टम है ये क्लोज लूप सिस्टम तो नहीं है। क्लोज लूप सिस्टम नहीं है तो क्या ओपन लूप है? ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप होगा जब तक ये एच गेन इसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, आउटपुट से कुछ इनपुट के साथ कनेक्ट कंपेयर नहीं होगा, तब तक सिस्टम क्लोज लूप नहीं होगा। तो ये सिस्टम क्लोज लूप तो नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले की, इसकी बात करते हैं। तो हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम के। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि सिस्टम ओपन लूप होगा या क्लोज लूप होगा। यहाँ पे इनपुट x1 s ये इनपुट है सिस्टम का, यहाँ पे आउटपुट y ऑफ s ये आउटपुट है सिस्टम का। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अब कि ये सिस्टम ओपन लूप है, क्लोज, ये ओपन लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है। अब देखते हैं हम लोग, पहचानने का एक ही तरीका है। यदि आउटपुट से इनपुट में डायरेक्ट फीडबैक प्रेजेंट हो सिस्टम क्लोज लूप होगा, यदि आउटपुट से इनपुट में डायरेक्ट फीडबैक प्रेजेंट नहीं हो तो सिस्टम ओपन लूप होगा। हम वो चेक कर लेते हैं। आउटपुट से चले, डायरेक्ट फीडबैक प्रेजेंट इनपुट में नहीं है, हमें तो दिख नहीं रही, तो आउटपुट से डायरेक्ट इनपुट में फीडबैक प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स ओपन लूप सिस्टम ओपन लूप होगा। तो इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे ओपन लूप सिस्टम। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में वो होंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो उन न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।